आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी काव्यखंड उनका है, यानी जो पाठ्यपुस्तक उनकी है हिंदी की, उसमें गद्य खंड, काव्य खंड और संस्कृत खंड है। तो उसी में से जो काव्य खंड है उसके पद्य भाग के पाठों पर आधारित पाठों से संबंधित कुछ एमसीक्यू देखेंगे हम, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि ओएमआर बेस्ड होंगे। 20 एमसीक्यू में आपका जो है कुछ चैप्टर्स से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी काव्य साहित्य के विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो चलिए इनको कर लेते हैं। आज ढेर सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा में इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है? महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक काव्य या फिर मुक्तक काव्य? आपका सही जवाब होगा मुक्तक काव्य। बिना किसी देर किए हुए फटाफट एक प्रकार से हम रिवीजन कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है जहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इस पीडीएफ के साथ साथ जितनी भी पीडीएफ आज तक हमने दी हैं वे सारी उसी में मिल जाएंगी। इनमें से महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत है, श्री रामचरितमानस है, साकेत है या फिर ये सभी हैं? तो इनमें से जो महाकाव्य हैं वे इनमें से सभी हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है, श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा, और साकेत जो है वो आपका महाकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इसलिए ये सभी क्या हैं? ये महाकाव्य हैं। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग तो होने चाहिए। कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, तभी वो महाकाव्य माना जाएगा। निम्न में से कौन सा खंड काव्य नहीं है? नहुष, उर्वशी, पंचवटी और हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का लिखा गया है, पंचवटी आपका मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है, नहुष गोपाल चंद्र गिरधर दास का नाटक है। तो ये नाटक है, इसलिए क्या नहीं है? खंड काव्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा नहुष। ठीक है, नहुष जो है एक नाटक है। अच्छा ठीक है, नहुष नाटक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम मैथिली शरण गुप्त की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नहुष काव्य हो जाएगा, खंड काव्य। और यहाँ पर पूछा गया है तो उर्वशी जो है वो खंड काव्य नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी। ठीक है, रासो ग्रंथों की भाषा क्या है? रासो ग्रंथों की भाषा ब्रजभाषा है, अवधी है, डिंगल है, खड़ी बोली है। तो खड़ी बोली नहीं है, अवधी नहीं है और ब्रजभाषा नहीं है। रासो ग्रंथों की जो भाषा है वह डिंगल भाषा है। क्या है? डिंगल भाषा है। खुमाण रासों के रचयिता कौन है? खुमाण रासों के रचयिता जगनिक हैं, नरपतिनाल है, दलपति विजय हैं या फिर शारंगधर हैं। तो खुमाण रासों के रचयिता जो हैं वे आपके दलपति विजय हो जाएंगे। एक बार शेयर कर दीजिए सभी को। खुमाण रासो, दलपति विजय इसके लेखक हैं। फिर आपका पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है? प्रगतिवाद में, भक्ति काल में, आदिकाल में या रीतिकाल में? तो पृथ्वीराज रासो जो है वह एक आदिकाल का आदि ग्रंथ है। समझ लीजिए, आदिकाल का ग्रंथ है, तो आदिकाल सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? तो पृथ्वीराज रासो की रचना नरपतिनाल ने की, चंदबरदाई ने की, राम प्रसाद निरंजनी ने की या फिर अमीर खुसरू ने की है? तो पृथ्वीराज रासो एक चंदबरदाई द्वारा लिखा गया है, महाकवि चंदबरदाई द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य कौन सा है? वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, आल्हा खंड है, जयचंद प्रकाश है या फिर विजयपाल रासो है? तो 9 का सही हो जाएगा आपका सेकंड, आल्हा खंड। वीर काव्य है एक आल्हा खंड, परमाल रासो जिसे कहा जाता है, और जगनिक इसके लेखक हैं। कविवर बिहारी की प्रमुख रचना कौन सी है? गंगा लहरी तो पद्माकर की है, ठीक है, पद्माकर की है, और सतसई बिहारी की है, रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, वैदेही वनवास जो है हरिऔध की है। तो यहाँ पर जो है बिहारी की प्रमुख रचना केवल एक ही है, बिहारी सतसई। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल, भक्ति काल, व्याकरण काल या फिर काव्य शास्त्र काल? तो रीतिकाल का दूसरा नाम है आपका श्रृंगार काल। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? इनमें से
सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है, यानी कि निर्गुण का है। तो सूरदास सगुण के हैं, कृष्ण भक्त हैं, तुलसीदास राम भक्त हैं, सगुण के हैं, मीराभाई कृष्ण भक्त हैं। लेकिन जो जायसी हैं वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है कौन सा है? साकेत है, रामचरितमानस है, कामायनी है या फिर पृथ्वीराज रासो है? निम्न में से भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है? निम्न में से भक्ति काल का तो रामचरितमानस जो है वो भक्ति काल का है, कामायनी छायावाद काल की है, साकेत द्विवेदी युग का है, पृथ्वीराज रासो आदि काल की है। ठीक है, तो श्री रामचरितमानस जो है आपको टिक कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भक्ति काल की रचना निम्न में से कौन सी है? भक्ति काल की रचना इसमें से विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, जो कि एक ब्रज भाषा में रची गई काव्य रचना है। ठीक है, और फिर 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जायसी का पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है, ब्रज खड़ी बोली और फारसी में नहीं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? आपको बहुत कायदे से पढ़ना है, कल को आपका एग्जाम होगा तो क्या करेंगे, बैठेंगे क्या? नहीं। 20 MCQ अगर आप सही नहीं कर पा रहे हैं तो रिजल्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, आपको आज से अभी से जुट जाना है और आपको 95% का टारगेट बना के चलना है। ठीक है, अगर आप 95 प्लस लाते हैं तो टॉपर लिस्ट में शामिल होने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास, नानक, दादू और कबीर, ये सब जो है तुलसीदास जो हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं हैं, नानक, दादू और कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं आपके। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की कवित्री हैं? तो महादेवी वर्मा छायावादी काव्यधारा की कवित्री हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, आप सभी जानते हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। ठीक है, और तीसरे सर्ग का नाम श्रद्धा है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तार सप्तक काव्य के संपादक कौन हैं? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय हैं। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की लिखी है? वीर रस में, तो वीर रस में आपके जो है वो घनानंद भूषण और बिहारी। रीतिकाल में वीर रस की रचना भूषण ने की है। फिर है अगला प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? भूषण हैं, बिहारी हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं या फिर अज्ञेय हैं? तो यहाँ पर जो प्रयोगवादी कवि कहे जाएंगे वे आपके सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। चौथा ऑप्शन आपका सही है। छायावादी युग की रचना नहीं है। आंसू, पल्लव, साकेत और झरना, तो साकेत जो है वह द्विवेदी युग की रचना है। किसकी है? द्विवेदी युग की रचना साकेत है, छायावादी युग की नहीं है। पल्लव पंत की है, आंसू प्रसाद की है, झरना प्रसाद की है और ये तीनों रचनाएं आपकी छायावादी युग की हैं, लेकिन साकेत द्विवेदी युग की है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। किस कवि को राष्ट्रकवि कहा जाता है या राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर अज्ञेय? तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन हैं? भूषण नहीं है क्योंकि रीतिकाल के हैं। पंत छायावाद के हैं, महादेवी छायावाद की हैं, लेकिन सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रगतिवादी कवि नहीं है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर जो है जयशंकर प्रसाद प्रगतिवादी कवि नहीं है, बाकी इन तीनों का नाम प्रगतिवाद में सम्मिलित किया जाता, खासकर दिनकर का, लेकिन पंत का और निराला का भी नाम छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद में लिया जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था? 1940 में, 43 में, 53 में या फिर 59 में? तो आपका जो सही जवाब है 1943 में। ठीक है, सेकेंड वाला सही जवाब है आपका 1943।
कनुप्रिया के रचयिता कौन हैं? कनुप्रिया भवानी प्रसाद मिश्र हैं, नरेश मेहता हैं, धर्मवीर भारती हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना निम्न में से कौन है? ठंडा लोहा तो धर्मवीर भारती का है। सुनहले सैवाल, धूप के धान और गीत फरोश, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना सही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना इनमें से कौन है? साकेत मैथिलीशरण गुप्त की है, कविप्रिया केशवदास की है, शिलापंख चमकीले गिरिजा कुमार माथुर की है। लेकिन जो प्रवास है यानी प्रिय प्रवास, इसमें लिख लीजिए प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास किसकी है? हरिऔध की है। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अच्छा, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु जो थे वे आपके नरहरिदास, विठलनाथ, रामानंद या फिर वल्लभाचार्य। तो सूरदास के जो गुरु थे वे थे वल्लभाचार्य। तो 32 का लगा लीजिए फोर्थ। और इनमें से कौन सी पुस्तक सूरदास की नहीं है? पुस्तक सूरदास की कौन सी नहीं है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली और कृष्ण गीतावली। तो यहाँ पर जो है सूरदास की पुस्तक आपकी कृष्ण गीतावली नहीं है, क्योंकि कृष्ण गीतावली जो है वो तुलसीदास की पुस्तक है। किसकी है? तुलसी की पुस्तक है कृष्ण गीतावली। साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? ठीक है, साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पद हैं? तो साहित्य लहरी में आपके जो है वो 118 दृष्टिकूट पदों का विवरण मिलता है, संग्रह मिलता है। सूरदास की एकमात्र प्रामाणिक कृति कौन सी है? सूरदास की एकमात्र प्रामाणिक कृति जो है वो आपकी है सूरसागर। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो सूरदास की मृत्यु जो है वह हुई थी 1583 ईस्वी में। प्रात होत बल कै संग जइहों, तेरे कहे न रहिहों। पंक्ति में बल का अर्थ क्या है? तो बल का अर्थ है बलराम। अगर आपने व्याख्या पढ़ी है कायदे से तो आपको पता चल गया होगा। तो 37 का क्या लगाएंगे? फर्स्ट। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, पंक्ति का वक्ता कौन है? वक्ता माने कौन कह रहा है कि हे उद्धव मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता। तो हमने कहा था श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि हे उद्धव मुझे ब्रज नहीं भूलता। संदेशों देवकी सौ कहियों में देवकी को संदेशा कौन भेज रहा है? नंद बाबा, यशोदा मैया, राधिका या फिर ग्वाले। तो यहाँ पर यशोदा मैया जो हैं वे भेज रही हैं देवकी को संदेशा। निर्गुण कौन देश को बासी, ये प्रश्न किससे पूछा गया है? ये प्रश्न जो है उद्धव से गोपिकाएं पूछती हैं कि निर्गुण कौन से देश का निवासी है भाई? तुलसीदास द्वारा किस काल के कवि, तुलसीदास किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो भक्ति काल के कवि थे आपके तुलसीदास। तुलसीदास की भाषा कौन सी है? तुलसीदास की भाषा अवधी और ब्रज भाषा है। दो भाषाएं तुलसीदास ने अपनाई हैं, अवधी और ब्रज भाषा। तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तुलसीदास कृष्ण काव्यधारा के, प्रेमाश्रयी काव्यधारा के, राम काव्यधारा के या फिर ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के। तो यहाँ पर 43 का क्या सही हो जाएगा? थर्ड, यानी राम काव्यधारा के तुलसीदास प्रतिनिधि कवि हैं। रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया एक महानतम ग्रंथ है। तुलसीदास की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, श्री रामचरितमानस या फिर ये सभी? फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए। देखिए हम कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, कारण ये है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कराने की कोशिश कर रहे हैं जो भी जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, आराम से आप बस पढ़ते रहिए, बस आपका काम यही है। तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। श्री कृष्ण गीतावली भी है और श्री रामचरितमानस भी है। यानी आपकी जो तीनों ये रचनाएं हैं सब तुलसीदास की हैं, तो आपका ये सभी सही हो जाएगा। तुलसीदास की भक्ति कैसी है? दास्य भाव की, सख्य भाव की, पत्य भाव की या फिर ये सभी? तो तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। आपकी पुस्तक का धनुष भंग प्रकरण श्री रामचरितमानस के किस कांड से है? यानी आपकी पुस्तक में धनुष भंग है। धनुष भंग किस किस कांड से है? अयोध्या कांड से, बाल कांड से, लंका कांड से, सुंदर कांड से, किष्किंधा कांड से?
फिर आपकी पुस्तक में जो धनुषभंग प्रकरण है वो धनुषभंग रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो 47 का सेकंड यानी बाल कांड से लिया गया है। देखी विपुल विकल वैदेही में कौन सा छंद है? दोहा है, सोरठा है, चौपाई है या फिर कुंडलिया है? बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। देखी विपुल विकल वैदेही, ठीक है। तो यहां पर जो आपका छंद है वो चौपाई है। कौन सा छंद है? चौपाई छंद है आपका, ठीक है। वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है? तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली या फिर कवितावली? तो तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर कविता जो है वो आपकी कवितावली से ही संबंधित है। 49 का फोर्थ लगा लीजिए। सीता जी का मन किस बात का स्मरण करके क्षोभ से भर गया? पिता के धनुष तोड़ने के प्रण का, या फिर राम की कोमलता का, या फिर क्रोधी परशुराम का, या धनुष की कठोरता का? ठीक है, तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो आपका फर्स्ट होगा, पिता के धनुष तोड़ने के प्रण का। ठीक है, इस बात का जब ध्यान करती हैं सीता तो उनका मन क्षोभ से भर जाता है। रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो रसखान जो हैं वो आपके रीतिकाल के कवि नहीं हैं, भक्तिकाल के हैं। ठीक है, कब के हैं? भक्तिकाल के कवि हैं रसखान। और रसखान किस काव्यधारा के कवि हैं? रसखान जो हैं वो आपके किस काव्यधारा के कवि हैं? तो कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, वे रसखान हैं। और रसखान की भाषा क्या है? तो रसखान ब्रज भाषा में हमेशा लिखते थे। 53 का सेकंड लगा लीजिए। रसखान की रचना कौन सी है? 100 से ज़्यादा प्रश्न करेंगे हम। प्रेम माधुरी, सुजान रसखान, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। सुजान रसखान जो है वो रसखान की रचना है। और रसखान का जन्म कब हुआ था? तो ये देखिए आपका लाइन बाय लाइन सारे काव्य के चैप्टर आ रहे हैं। रसखान का जन्म कब हुआ था? तो रसखान का जो जन्म है वो 1583 ईस्वी में हुआ था। कवि रसखान पक्षी होकर रहना चाहते हैं कहाँ? जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्बो की डारन। आपने पढ़ा ना? तो कवि रसखान जो है पक्षी अगर होंगे तो उन्होंने कहा जो खग हो तो बसेरे करो, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यानी यमुना के किनारे कदम्ब की डाली पर। गोपी के अनुसार सारा ब्रज बिक गया है, छाछ और मक्खन के बदले कृष्ण के हाथों, या नंद के गोधन के द्वारा, यशोदा के आनंद सुख के द्वारा। तो को न काहू की कानी करे, सगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, यानी कृष्ण के हाथों जो है वो सारा ब्रज बिक गया है। ठीक है, कृष्ण के हाथों। रसखान की गोपी के अनुसार कृष्ण के किसके वश में हो गए हैं? तो कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए है। तो बांसुरी के वश में हो गए हैं कन्हैया। मिलियाओ सबय सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। पंक्ति में गोपियां कहाँ भाग जाना चाहती हैं? जहां कृष्ण को मोहने वाली सौतिन बांसुरी न हो वहां पर भाग जाना चाहती हैं गोपिकाएं। अधरान धरी अधरा न धरूंगी, यानी होठों पर रखी हुई बंसी नहीं धरूंगी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो कनक कनक में जो अलंकार है वो इसमें अलंकार है। ठीक है, यमक अलंकार आपका हो जाएगा। और बिहारी के काव्य में प्रमुख रस कौन सा है? श्रृंगार है। प्रमुख रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। और सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ इन पंक्तियों में ये पूछा गया है कि इन पंक्तियों में आपका कौन सा अलंकार है? तो मनु मानो जन जानो से आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बिहारी की मृत्यु कब हुई थी? तो बिहारी की जो मृत्यु है वो हो गई थी सन 1663 ईस्वी में। ठीक है, 1663 ईस्वी में, सन या संवत, तो 1663 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी सन में। बिहारी ने किस राजा को उसकी अल्पवयस्क पत्नी के मुंह जाल से बाहर निकाला? तो राजा जय सिंह की। ठीक है, अली कली ही सो बिंधो ना,
बिहारी द्वारा प्रयुक्त मुख्य छंद कौन सा है? तो बस दोहे बिहारी के प्रसिद्ध हैं। गागर में सागर भरना किस कवि के लिए है? तो बिहारी ने गागर में सागर भरा है। मेरी भव बाधा हरो दोहे में बिहारी ने किसकी आराधना की है? तो राधा की, कृष्ण की, किसकी की है? तो राधा की आराधना की है। 67 का लगा लीजिए फर्स्ट। प्रजा का दुख और द्वंद्व कब बढ़ता है? दो राजाओं के शासन में। कब बढ़ता है? दो राजाओं के शासन में प्रजा का दुख और द्वंद्व बढ़ता है। बिहारी ने भक्ति में आडंबरों का विरोध किस दोहे में किया है? बिहारी ने भक्ति में आडंबरों का विरोध किस दोहे में किया है? तो जपमाला छापा तिलक सरय ने एको काम, और मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम में। बिहारी की काव्य शैली कैसी है? तो मुक्तक काव्य शैली बिहारी ने रची है। चींटी कविता में चींटी को प्राणी बताया गया है, एक सामाजिक प्राणी बताया गया है। सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी के अल्मोड़ा में हुआ था। कौसानी अल्मोड़ा में सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था। 72 नंबर का फर्स्ट सही हो जाएगा। पंत को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो चिदंबरा पर पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। लोकायतन के लिए देखो, लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार। कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी। चिदंबरा के लिए पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस कवि का मूल नाम गोसाई दत्त था? तो सुमित्रानंद पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदंबरा पर पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 75 का थर्ड सही कर लीजिएगा। चींटी कविता के अनुसार चींटी नहीं है, जीवन की अक्षय चिन्हगी, असमर्थ, सुनागरिक, श्रमजीवी। तो चींटी सुनागरिक है, वह श्रमजीवी, जीवन की अक्षय चिन्हगी भी है, लेकिन असमर्थ नहीं है। चींटी कविता पंत की किस कृति से उद्धृत है? तो चींटी जो है वो उद्धृत है रीता से। ठीक है, रीता से उद्धृत है चींटी। ठीक है, तो रीता लगा लीजिएगा। नहीं रीता, सॉरी। चींटी कविता जो है वो पंत की कहाँ से है? तो चींटी जो है वो 77 का फोर्थ सही होगा, युगवाणी से चींटी है। चींटी कौन सा कार्य करती है? चींटी गाय चराती है, बच्चों की निगरानी करती है, जनपद बुहारती है, ये सभी कार्य चींटी करती है। पंत जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? पंत को पद्म भूषण, भारत रत्न या राष्ट्र कवि? तो पंत राष्ट्र कवि तो नहीं थे, लेकिन पंत जी को जो है वो पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? ये सभी हैं, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूरी और उत्तरा, ये अरविंद दर्शन से प्रभावित पंत की रचनाएं हैं। ठीक है, तो 80 का कौन सा सही हो गया? 80 का फोर्थ सही हो गया। हिमालय से कविता में कवित्री अपने जीवन को हिमालय से किस रूप में एकाकार करना चाहती है? तो तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप। तो 81 का जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? वो आपका सही होगा फर्स्ट। तन से हिमालय सी साधकता और मन से उसकी सी करुणा की थाह नाप पाना चाहती हैं कवित्री। ठीक है। छायावाद काव्य की एकमात्र कवित्री कौन है? वे महादेवी वर्मा हैं। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है? फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। दीप शिखा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। और महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो महादेवी वर्मा की जो मृत्यु है वो आपकी हो गई थी 1987 में। ठीक है। हे चिरमहान के संबोधन से कवयित्री जो हैं महादेवी वर्मा ने किसे संबोधित किया है? हे चिरमहान से हिमालय को संबोधित किया है। ठीक है, तो 87 का सेकेंड। 88 नंबर प्रश्न है, हिमालय से कविता किस काव्य कृति में संकलित है? निहार में, यामा में, हिमालय में या फिर सांध्य गीत में? कहां पर संकलित है? तो 88 का जो सही जवाब है वो आपका फोर्थ होगा, सांध्य गीत में हिमालय से कविता संकलित है। स्वदेश प्रेम कविता में दिवाकर को प्रत्यक्ष साक्षी बताया है अतुलित बलशाली भारतीय वीरों का, भारतीय ऋषि मुनियों का, सबसे ऊंचे हिमालय पर्वत का, या इनमें से किसी का भी नहीं। ठीक है,
अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, और घूम घूम कर देख चुका है। तो यहां पर जो है स्वदेश प्रेम में दिवाकर प्रत्यक्ष साक्षी किसका है? अतुलित बलशाली भारतीय वीरों का। तो 89 का फर्स्ट सही होगा। 90 में देखिए, कवि मृत्यु का स्वागत किस प्रकार करने के लिए कहता है? निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय होकर के मृत्यु का स्वागत करने को कहता है। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कहां पर हुआ था? तो क्वेरीपुर में तो हुआ था रामनरेश त्रिपाठी का जन्म, लेकिन क्वेरीपुर में कहाँ? क्वेरीपुर जौनपुर में हुआ था। निम्नलिखित में से खंड काव्य कौन सा है? पथिक, लक्ष्मी, प्रेमलोक या ग्राम्य गीत? तो खंड काव्य जो है वो पथिक है। पथिक क्या है? खंड काव्य है। 92 का कौन सा सही होगा? बिल्कुल 92 का जो है वो फर्स्ट ही सही होगा, पथिक, रामनरेश त्रिपाठी का। लोकगीतों का संग्रह कौन सा है? लोकगीतों का संग्रह जो है वो ग्राम्य गीत है, जो रामनरेश त्रिपाठी जी का। रामनरेश त्रिपाठी जी ने स्थापना की थी हिंदी मंदिर की, हिंदी भवन की, हिंदी सभा की, या फिर हिंदी मंच की? तो 94 का क्या सही होगा? फर्स्ट, हिंदी मंदिर की स्थापना रामनरेश त्रिपाठी जी ने की थी। स्वदेश प्रेम कविता रामनरेश त्रिपाठी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? मिलन में, कविता कौमुदी से, पथिक से, या फिर स्वप्न से? तो 95 का कौन सा सही होगा? फोर्थ, स्वप्न में रामनरेश त्रिपाठी की कविता स्वदेश प्रेम संकलित है। रामनरेश त्रिपाठी की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? महात्मा बुद्ध, अशोक, फूल रानी, तुलसीदास और उनकी कविता, या फिर प्रेम लोक? तो यहां पर तुलसीदास और उनकी कविता एक आलोचनात्मक कृति रामनरेश त्रिपाठी की है। स्वदेश प्रेम कविता के अनुसार आत्मा के विकास से विकसित होती है। क्या विकसित होती है? क्या विकसित होती है? आत्मा के विकास से इसमें मनुष्यता होती है विकसित। आपने कविता अगर ध्यान से पढ़ी है तो उत्तर दे देंगे सबके सब। स्वदेश प्रेम कविता के अनुसार मृत्यु नहीं है। क्या नहीं है? मृत्यु जीवन संबल। मृत्यु क्या है? जीवन संबल नहीं है। मृत्यु एक विश्राम स्थल है, मृत्यु एक सरिता है। ये दोनों चीजें हैं, लेकिन मृत्यु जीवन संबल नहीं है। 98 का सही होगा आपका फर्स्ट। मनुष्य पुष्प की अभिलाषा कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा क्या बताई है? अप्सराओं के गहने में गूंथे जाने की, देवताओं के सिर पर चढ़ने की, सम्राटों के शवों पर डाले जाने की, या मातृभूमि पर बलिदान होने वाले वीरों के मार्ग में बिखेरे जाने की? तो पुष्प की अभिलाषा, मातृभूमि पर मुझे फेंक देना बनमाली, उस पथ मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ये पुष्प की अभिलाषा है। मातृभूमि पर बलिदान होने वाले वीरों के मार्ग पर विखर जाने की अभिलाषा एक पुष्प में है। 100 नंबर प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हिमतरंगिणी, साहित्य देवता, रामनवमी, युगचरण? तो हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। पुष्प की अभिलाषा कविता किस काव्य संकलन में संकलित है? तो पुष्प की अभिलाषा जो है वो आपकी कहाँ संकलित है? वो आपकी युगचरण में संकलित है। किस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी के बंदी जीवन के समय प्राप्त यातनाओं का मर्म स्पर्शी चित्रण हुआ है? यानी जब जेल में थे तब की पीड़ाएं, यातनाएं जो थी उसका चित्रण किया है। बंधन, सुख, संतोष, कोकिल बोली, या फिर समर्पण में? तो 103 का आपका थर्ड सही होगा, कोकिल बोली में इन्होंने गाया है। रामनवमी किसका काव्य संग्रह है? रामनवमी माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? साहित्य संदेश, कर्मवीर? तो यहाँ पर कर्मवीर का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है। पत्रिकाएं हम अलग से करा भी देंगे। और कर्मवीर, ठीक है। 105 का आपका सही क्या होगा? फोर्थ। और हिम किरीटनी काव्य संग्रह माखनलाल चतुर्वेदी का ही है। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ पर है? निहालपुर, प्रयागराज में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह कौन सा है? मुकुल और त्रिधारा, उन्मादिनी, बिखरे मोती? इनमें से काव्य संग्रह कौन सा है वो आपका पूछा गया है।
तो ये मुकुल और त्रिधारा ये दो काव्य संग्रह हैं। और किस रचना पर सुभद्रा कुमारी चौहान को सेक्सरिया पुरस्कार मिला था? त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती या फिर उन्मादिनी में से किस पर मिला था? तो 109 का आपका सही जवाब हो जाएगा सेकंड, मुकुल पर इनको सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। सुभद्रा कुमारी चौहान को देश प्रेम की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? सरदार पटेल से, लाला लाजपत राय से, महात्मा गांधी से या जवाहरलाल नेहरू से? तो आपका जो सुभद्रा कुमारी चौहान को देश प्रेम की जो प्रेरणा देने वाले थे वो थे महात्मा गांधी। 111वां प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता लाखों युवक युवतियों को प्रेरित करती रही है? तो वीरों का कैसा हो वसंत, ये जो कविता है ये लाखों युवक युवतियों को प्रेरित करती रही है, मोटिवेट करती रही है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु सन 1948 में हुई थी, आज़ादी के बाद। और मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो चिरगांव जिला झांसी में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। इनमें से कौन सा महाकाव्य है? तो भारत भारती, साकेत, संकार, झंकार। ठीक है, तो यहाँ पर साकेत महाकाव्य किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का है साकेत महाकाव्य। गुप्त जी की रचनाओं की भाषा कौन सी है? संस्कृतनिष्ठ है, परिमार्जित खड़ी बोली है? तो परिमार्जित खड़ी बोली गुप्त जी की रचनाओं की भाषा है। फिर आपका गुप्त जी 2 बार संसद के किस सदन के निर्वाचित सदस्य हुए हैं? ठीक है, यानी मैथिली शरण गुप्त जी 2 बार संसद के एक सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। वो कौन सा है? लोकसभा के, राज्यसभा के, दोनों के या इनमें से किसी के नहीं? तो यहाँ पर राज्यसभा हो जाएगा। गुप्त जी किस युग के कवि हैं? गुप्त जी जो हैं वह द्विवेदी युग के कवि हैं। राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कृति का नाम कौन सी है? कौन सा है? ठीक है, नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त की जो फर्स्ट रचना है उसका नाम बताना है। तो रंग में भंग, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सब पढ़ लो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है। ठीक है, रंग में भंग है। मैथिली शरण गुप्त किससे अपना गुरु मानते थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को मैथिली शरण गुप्त जो है वो अपना गुरु मानते थे। साकेत संबंधित है किससे? राम कथा से संबंधित है साकेत। गुप्त जी की मृत्यु कब हुई थी? तो गुप्त जी की मृत्यु जो है वो 1964 ईस्वी में हो गई थी। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जो जन्म है वो आपका हुआ था 1941 ईस्वी में। अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं काव्य संग्रह पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अशोक वाजपेयी को पुरस्कार मिल चुका है साहित्य अकादमी, कबीर सम्मान, दयावती कवि शेखर या ये सभी? तो 125 का 4 सही होगा, ये सभी। साहित्य अकादमी भी मिला है, कबीर भी मिला है, दयावती कवि शेखर सम्मान भी मिला है। अशोक वाजपेयी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो संवेद, समास, बहुवचन, ये सभी पत्रिकाएं जो हैं वे अशोक वाजपेयी की हैं, बिल्कुल हैं। संवेद, समास, बहुवचन, ये 3 पत्रिकाएं अशोक वाजपेयी की हैं। आविन्नो कृति किसकी है? आविन्नो अशोक वाजपेयी की कृति है। आविन्नो किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी की है। एकमात्र भाषा एकमात्र अनंत है। क्या क्या भाषा एकमात्र अनंत है? ठीक है, क्या एकमात्र अनंत है? तो भाषा एकमात्र अनंत है। श्याम नारायण पांडे का जन्म कब हुआ था? श्याम नारायण पांडे का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। ठीक है, पांडे जी का, हाँ, पांडे जी द्वारा रचित हल्दी घाटी क्या है? हल्दी घाटी खंड काव्य है, महाकाव्य है, मुक्तक काव्य है? तो हल्दी घाटी जो है वो श्याम नारायण पांडे जी द्वारा जो रचित है वो एक महाकाव्य है। हल्दी घाटी क्या है? तो हल्दी घाटी क्या है? महाकाव्य है। श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं? तो वीर रस के कवि हैं श्याम नारायण पांडे। पांडे जी को उनकी किस रचना के लिए देव पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो हल्दी घाटी के लिए देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, फिर जो है अगला प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे की मृत्यु कब हुई थी? तो श्याम नारायण पांडे जी की जो मृत्यु है वो 1991 में हो गई थी। निम्नलिखित में श्याम नारायण पांडे
का खंडकाव्य कौन सा है? तो तुमुल जो है वो एक खंडकाव्य है। ठीक है, तुमुल क्या है? खंडकाव्य है। और 135वां तथा आज का अंतिम प्रश्न, वह मान रक्त का प्यासा था काव्य पंक्ति में मान का अर्थ क्या है? तो मान मतलब होता है सम्मान के रक्त का प्यासा था, और दूसरा अर्थ है मान सिंह। तो 135 का सही जवाब होगा थर्ड, मान सिंह। मान माने सम्मान और यहाँ पर मान माने मान सिंह, तो मान सिंह यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बाकी व्याख्या करते समय कुछ लोग सम्मान भी बताते हैं, कुछ लोग मान सिंह भी बताते हैं, तो बातें दोनों हैं। श्लेष अलंकार है, मान में श्लेष अलंकार है, मान का एक अर्थ सम्मान भी हो जाएगा, एक अर्थ मान सिंह भी हो जाएगा। तो अंत में सही जवाब जो है वो आपका मान सिंह होगा। चलिए, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए PDF डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से, शेयर कर दीजिए बहुत जोरदार तरीके से।